बाहर कर दिया, अब आप मानतुल्लाह को भी बाहर कर देंगे, आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी बाहर कर देंगे। यानी हम कम्युनिटी की बात ना करें, घर की बात ना करें, अपने मजहब की बात ना करें, अपने मस्जिद की बात ना करें, मेरे बच्चे को तुम पीट दो, हम उसकी बात ना करें, हम न्याय ना मांगे। दिल्ली दंगा भी जो हुआ है उसके पीछे भी मुसलमानों का केजरीवाल प्रेम ही है। अगर केजरीवाल प्रेम ना होता तो दिल्ली में दंगा नहीं होता। अब जब आप फंस रहे थे, पूरी सरकार फंस रही थी आपकी गलत पॉलिसी के कारण, तो आपने जमातियों को टारगेट किया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर, जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी राय रखते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ जमात को लेकर और मौलाना साद को लेकर, क्योंकि पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जिस तरह से एक नैरेटिव देश में बनाया गया था, और आप लोगों ने देखा ये तमाम खबरें की हैं पिछले 2 महीने में, हर एक मुद्दे पर की है कि जमातियों की वजह से मुसलमानों को किस कदर टारगेट किया गया। गली में सब्जी बेचने वालों को भी उसको लेकर निशाना बनाया गया। कोई अगर बाहर से आएगा उसकी भी मुखबरी कर दी गई कि ये फलाना है, जमात से जुड़ा हो सकता। और इसको लेकर अब दिल्ली में एक चीज़ भी हुई कि दिल्ली दंगों से जमात के तार भी जोड़े गए। जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी उनका कहा गया कि इनका मरकज़ से कुछ लेना देना है, जमात के साथ इनका कोई कनेक्शन है, और देवबंद से लेकर न जाने क्या क्या कनेक्शन जोड़े गए। लेकिन आज हम बात इस मुद्दे पर तो करेंगे, साथ ही मैं बात करूंगा हाफिज गुलाम सर से। शुरुआत इस बात से करेंगे कि आपको भी पुलिस ने डिटेन किया था एक बार, जब आपकी खबर जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी ने डीएनए में दिखाई बाकायदा इनको लेकर कि सुधीर चौधरी ने, जो इतने बड़े पत्रकार है, जी न्यूज़ के संपादक की उपाधि जिनको मिली हुई है, उन्होंने एक आम आदमी से दिखने वाले हाफिज गुलाम सरवर को लेकर एक पूरा डीएनए किया, जिसके बाद इनको पुलिस ने बुलाया और इनसे भी पूछताछ की। सर, शुरुआत वहीं से करते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, दरअसल हुआ कुछ भी नहीं था जी। जिस दिन से 28 मार्च से लगातार पूरे मुल्क में तबलीगी जमात को लेकर बहस शुरू हो गई थी, तो तमाम चैनल में मैं जाता था, आपको पता ही है जाता हूँ जी। इन दिनों मैंने 2 चैनल का सिर्फ बहिष्कार कर रखा है, एक जी न्यूज़ और एक आर भारत। उस समय आर भारत में मैं जाया करता था, तो बहस हमेशा जमात पर होती थी और मैं जमात का पक्ष रखता था। अच्छा। जमात का पक्ष रखने का मतलब ये था कि मैं बार बार सरकार को ये कहता था कि ये बहुत बड़ी महामारी है और सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि इस महामारी से निमटने के जो वास्तविक उपाय हैं उस पर बात की जाए और उस पर काम किया जाए। लेकिन सरकार बजाय इसके कि उस पर काम करती, सरकार ने इसका ठिकरा जमात पर फोड़कर अपनी नाकामी को उसके पीछे छुपाने का प्रयास शुरू कर दिया। जो शुरू में सरकार की विफलताएं सामने आई, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक से ही कोरोना का अलार्म बजा था, लेकिन सरकार मार्च में जागी, और जागी तो अचानक उसने हमला कर दिया जनता पर कि आज से तुम कहीं जाओगे नहीं, जो जहां हो वहां ही रह जाओ। ये सारी बातें हुई और जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। यहां तक कि मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास के लोग भी प्रभावित हुए। कोई रास्ते में थे, कोई मुंबई में थे, कोई गोवा में थे, कोई कहीं थे, चेन्नई में, जो जहां थे वही फंस गए थे। तो उस बीच में एक जमात है, ये नियमित कार्य है, कोई सुनियोजित कार्य नहीं है। हाँ, अमित शाह खुद कह चुके हैं कि उनका प्रोग्राम हर साल चलता है, हर साल चलता है, और ये बात सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं। अभी पिछले साल बुलंदशहर में एशिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था और कई लाख लोग वहां जमा हुए थे। मोदी जी की सरकार थी, सरकार किसी और की नहीं थी, योगी जी की सरकार थी, किसी और की नहीं थी। तो योगी जी और मोदी जी के देख रेख में वो इतना बड़ा इज्तिमा हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध वाली घटना घटी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जब आप सब कुछ जान रहे थे कि जहां हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई आकाशवाणी तो हुई नहीं थी कि कल को लॉकडाउन होना और भाग चलो। तो आपने कहा जो जहां है वहां रुक जाओ। उसके बाद भी उन लोगों ने प्रयास किया था कि हमें पास दिया जाए। केजरीवाल सरकार ने कुत्ते बिल्ली को पास दे दिया साहब, जिसने पास मांगा सबको दिया, लेकिन तबलीगी जमात को पास नहीं दिया। केजरीवाल साहब तो तबलीग की जमात की अलग संख्या बताते थे कि तबलीग जमात मैं बता तो रहा हूं। तो मैं विरोध कर रहा था कि आप जब भी मतलब पीसी करते हैं तो तबलीग को मेंशन क्यों करते हैं अलग से, आप इंक्लूडिंग ऑफ ऑल। और मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली दंगे में जब सदन में बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कम्युनिटी का नाम लिया, तो गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, किसी कीमत पर कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, कोई हिंदू नहीं मरा, कोई मुसलमान नहीं मरा, भारतीय मरे। मैंने स्वागत किया कि अच्छा शब्द है ये, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा शब्द है। हम लोग चाहते हैं कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जो भारतीय समझे हम लोगों को। हमने धन्यवाद दिया गृह मंत्री जी को। तो वो गृह मंत्री जो दिल्ली दंगे में कह रहे हैं भारतीय मरा, वही गृह मंत्री और वही
प्रधानमंत्री फिर अगर कहने लग जाएं कि नहीं ये फलाने फैलाया और फलाने फैलाया, तो फिर तो बात गलत हो गई ना। बिल्कुल। आपका वहां स्टैंड अलग, यहाँ यानी वहां बचना था, क्योंकि माइनॉरिटी अफेक्टेड था दिल्ली दंगे में, सारी दुनिया जानती है, बीबीसी लंदन ने भी दिखाया और इंटरनेशनल सारे चैनल्स ने दिखाया इसको। अभी आपने सवाल में करेक्शन किया उसका, दिल्ली दंगे, तो दिल्ली दंगे में माइनॉरिटी अफेक्टेड था, उनके मकानात जलाए गए, उनकी मस्जिदें जलाई गई, उनको मारा गया, टोटल जो मरने वाले उसमें 90% माइनॉरिटी है। तो इसलिए वहां तो आपने भारतीय कहकर लीपापोती कर दी और व्यक्ति विशेष को बचाने का प्रयास किया। अब जब आप फंस रहे थे, पूरी सरकार फंस रही थी आपकी गलत पॉलिसी के कारण, तो आपने जमातियों को टारगेट किया। हमें जितनी शिकायत केंद्र सरकार से थी उससे दोगुनी शिकायत दिल्ली के राज्य सरकार से थी, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बहुत ताकत और बड़ी मेहनत के साथ माइनॉरिटी ने पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा ऊर्जा लगा दिया था कि हम केजरीवाल सरकार को फिर से लाएंगे, और वो सफल हुए। दिल्ली दंगा भी जो हुआ है उसके पीछे भी मुसलमानों का केजरीवाल प्रेम ही है। अगर केजरीवाल प्रेम ना होता तो दिल्ली में दंगा नहीं होता, क्योंकि वो एक नफरत जो है वो बढ़ गया, लोग एग्रेसिव हो गए वोट डालने को, बूथ पर माहौल खराब हो रहा था, लग रहा था हिंदू मुस्लिम का वोट हो रहा, जो कि कपिल मिश्रा ने अपने बयान में कहा था कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा, वो करने की कोशिश इन लोगों ने की। तो साहब, हमने तो आपको जिताने के लिए, किसी मुसलमान को जिताने के लिए नहीं, हमने तो हिंदू को ही जिताने का काम किया ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप वाकई वो हिंदू नहीं बल्कि हिंदूवादी अतिवादी संगठन के साथ चले जाएंगे। देखिए, आप दिल्ली से, हम भी आपसे बात करने तो मैं इसका जवाब दे दूं, तो मैं जब बहस में भाग लेता था तो मेरे सवाल का जवाब इन तथाकथित पत्रकारों के पास नहीं था। और मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुधीर चौधरी जो हैं वो आईएसआई के एजेंट हैं, और मैं उदाहरण में, शायद मैंने आपके चैनल पर भी कहा होगा, उदाहरण में ये देता था कि किसी भी चैनल में कोई भी न्यूज या विज्ञापन अगर चलता है तो उसके पैसे मिलते हैं, विज्ञापन के तो पैसे मिलते हैं, और विज्ञापन उसको कहते हैं जो अतिरिक्त होता है, यानी न्यूज के अतिरिक्त। तो आप 4-4, 5-5 घंटे पाकिस्तान ने आज बम फोड़ा, पाकिस्तान ने पटाखे फोड़े, इमरान खान की बीवी आज घूमने गई, इमरान खान की बीवी नाराज हो गई, आज काजल मोटी लगा ली। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक मिनट रोकना चाहता हूँ आपको, मैं उस पर एक उदाहरण देता हूँ। कुल मिलाकर आपने बहुत संजीदगी से वो आरोप लगाया था उन पे कि ये पाकिस्तान से ऐसा ना हो कि पैसे ले रहे हैं, बार बार वही चीजें परोस रहे हैं जनता को, ये आपका कहना था। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज चैनल पे मीम्स बनाते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सारा दिन हमारे न्यूज चैनल पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं, उनकी टीआरपी चलती है, या उनको कौन सा फायदा मिलता है। आपने संजीदगी से कही, लेकिन आप क्यों फंस गए? ये बातें उनको नागवार लगी। अब उनको लगा कि यार ये बंदा तो तथ्य के साथ और उदाहरण देकर बता रहा, ऐसे ढंग से बता रहा कि हम काट भी नहीं सकते। अब आप कैसे काटोगे बताओ? क्या जरूरत है इमरान खान की बीवी पान खाए या पानी पिए, वो भारत के लोगों को क्या लेना देना। मैंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि 400 रुपए किलो प्याज बिक रहा। उसके बाद पुलिस ने आपको बुलाया? पुलिस ने मुझे बुलाया, 4-6 घंटे थाने में बैठाया, पूछताछ हुई, मैंने सारे तर्क रखे और बाद में मैं इनोसेंट होकर निकला बाहर। हालांकि जी न्यूज ने पूरी ताकत लगाई। मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री तक को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, ये डीसीपी साहब ने हमसे कहा। लेकिन आप प्रेशर है, सच्चाई पे थे तो लेकिन मैं बिल्कुल सच पर था। हम पर जो भी आरोप लगे मैंने सबको एक एक करके काटा और मैंने कहा कि कुछ भी, मैंने जो भी आरोप है वो निराधार है, तथ्यहीन है, बनावटी है, आर्टिफिशियल एलिगेशन, इसलिए नहीं चलेगा। और मेरी जिंदगी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, आप दिल्ली में रहते हैं और जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे एनआरसी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए। आपके पास जामिया भी यूनिवर्सिटी भी पढ़ती है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, यूए पे कानून भी लगाया गया है। यहाँ पर अभी कुछ मुस्लिम सांसदों की ऑनलाइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बीएसपी के फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 4000 से भी ज़्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस बता रही है 700-800 की। संसद में अमित शाह ने कहा था कि 300 लोगों बाहर से आए थे, संसद में कहा था, आपको भी याद है? जी मुझे याद है। लेकिन अभी एक संस्था है न्याय की पुकार, एक प्राइवेट संस्था, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं तथाकथित जो मुसलमानों पे बयान देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे एस.एन. श्रीवास्तव है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है, उनका कहना है ये था कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है। उसके अलावा उसमें एक अरोड़ा नाम के एक वकील है जो एनआईए के भी वकील है, उन्हें देखते हैं। इनकी जो फाइल गई है, इनकी फाइल और दिल्ली की चार्जशीट में बहुत सारी समानताएं हैं, और जिसमें इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हमने मुसलमानों से बात नहीं की और लोगों से बात की है। तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनका आरोप सही है फजलुर रहमान साहब का कि दिल्ली में पुलिस इस तरह से गिरफ्तारी कर रही है? फजलुर रहमान साहब का आरोप 100% सच है।
दिल्ली में दंगे से लेकर अब तक जितनी भी एक्टिविटीज लीगली, जिसको लीगल कहा जा रहा है, यानी क्राइम ब्रांच के द्वारा या जांच एजेंसियों के द्वारा हो रहा, वो लीगल नहीं हो रहा। अच्छा। वो डायरेक्शन पर एज ए डायरेक्शन वर्क हो रहा। और देखिए एकदम सीधा सा उदाहरण है कि वीडियोस जो होते हैं कानून को साइड में रख के बिल्कुल बिल्कुल हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता साहब। कैमरा ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोलता। वीडियोस फुटेज सारे जब सार्वजनिक हो चुके, आपने जो आरोप लगाया अमुक 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 पर, यानी सैफी पर, उमर खालिद पर, मीरान पर, सफूरा पर और तमाम लड़कों पर जो आरोप लगाए गए दंगा भड़काने, कम्युनिटी को उकसाने, वो वीडियोस तो रागिनी तिवारी के हैं, वो वीडियोस तो कपिल मिश्रा के हैं, वो वीडियोस तो 20 ऐसे नौजवान के हैं जो लाइव है, पत्थर मार रहा और गाली बक रहा कम्युनिटी का नाम लेकर। आपने ट्रेस किया क्या? उन नौजवानों को आपने उठाया क्या? उमर खालिद पर हत्या का आरोप है क्या? नहीं ना। दंगा भड़काने का। खालिद सैफी पर हत्या का आरोप है क्या? नहीं, दंगा भड़काने का। सफूरा पर हत्या का आरोप है क्या? नहीं, दंगा भड़काने का। जितने भी एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं, इनके ऊपर एक ही आरोप लगाया गया, इन्होंने दंगे को भड़काया, हवा दे दी, कम्युनिटी को उकसा दिया। ठीक है, तो ये आरोप अगर हैं तो इसी मतलब तरह के जो कृत्य अन्य लोगों ने किए, जिन्होंने एकदम ऑनलाइन उकसाया, लाइव आकर उकसाया। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, जिस आधार पर प्राइवेट संस्था के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट पे एक काम किया जा रहा है, अमित शाह को सौंपी थी। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मार्क जुकरबर्ग ने एक बयान का हवाला दिया, कपिल मिश्रा का जो बयान बताया जाता है, उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में एक शख्स ने बयान दिया था कि आपके लोग अगर इन्हें नहीं उठाते तो हमारे लोग आएंगे, नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा ऐसी वीडियो को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए कपिल मिश्रा का नाम दे दिया। तो जब बाहर का लोग, बाहर के आदमी, एक इंटेलेक्चुअल है जो एक बड़ा नाम है, वो कह सकते हैं कि इस तरह के आदमी ने एक तरह की कार्रवाई की, लोगों को भड़काया है, तो क्या उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सिर्फ गूगल के सीईओ की बात मत कीजिए, फेसबुक के सीईओ की बात नहीं है। हाँ। रशियन टीवी ने दिखाया, बीबीसी को तो कुछ लोग बदनाम किए हुए हैं ही कि वो एक माने लेफ्ट विंग की तरफ उसकी माने सोच है, ये मन माना जाता है। रशियन टीवी ने दिखाया, अल जजीरा ने दिखाया। किसको किसको आप गलत साबित करेंगे? आपके चैनल ने, आप छोड़िए, भारत में चलने वाले गोदी मीडिया ने भी मजबूरी में कई क्लिप ऐसे दिखा दिए जिस क्लिप से कई लोग मुजरिम साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है साहब। नहीं, देखिए गौतम गंभीर ने भी कहा था कि उस दौरान, जिस दौरान ये बयान वायरल हुए कपिल मिश्रा के, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद वो खबरें भी गायब कर दी गई और उसके बाद नाम आ गया ताहिर हुसैन का। ठीक है, आज वो मास्टरमाइंड बना दिया गया है, लेकिन उन आधार पर अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। फिर आप हमको गुस्सा उठा देंगे, ताहिर हुसैन का नाम लेते फिर गुस्सा आ रहा। ताहिर हुसैन का नाम आया, मास्टरमाइंड, गुलेल और तीर और मतलब ऐसा दिखाया गया जैसे बहुत सारा मिसाइल लाकर उसने एकदम सेट कर रखा था कि दिल्ली ही खत्म कर देंगे, ये दिखाया गया। लेकिन ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी के एक स्तंभ थे, पुराने नेता थे, फाउंडर लीडर थे। और वो जो भगौड़ा कपिल मिश्रा है, वो जब आम आदमी में था तो ताहिर हुसैन के साथ था। वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, वो तमाम है, वो खालिद सैफी के साथ में, खालिद सैफी के साथ भी। अब मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का लीडर होने के नाते कपिल मिश्रा को भाजपा ने जबरन बचा लिया, तमाम एविडेंस होने के बाद भी, तमाम सबूत मिलने के बाद भी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और सारे मंत्री उसके बचाव में आ गए, अप्रत्यक्ष, पर्दे के पीछे, वो रिमोट उनके हाथ में है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो गृह मंत्री के इशारे पर ही काम करती है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि कोई खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, देश जान। मेरा दो आखिरी सवाल हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने ज्यों नाम आया ताहिर हुसैन का, पहला काम ये किया कि पार्टी से निकाल दिया। अब पहले केजरीवाल जी के बारे में 2 लाइन बोल दूं, फिर आप सवाल करेंगे। जब दिल्ली में दंगा भड़का तो केजरीवाल कहां थे? केजरीवाल का कर्तव्य बनता था बहैसियत मुख्यमंत्री, उनको क्षेत्र में जाना चाहिए था। उनको भी जान का डर था, तो मुख्यमंत्री को भी जान का डर और उप मुख्यमंत्री को भी जान का डर, स्वास्थ्य मंत्री को भी जान का डर, तो सारे मंत्री को जान का डर। जो अपने जान को बचाने के लिए लड़ेगा उसके साथ हम खड़े कभी नहीं होंगे। हमने एक इतिहास बनाया भारत में कि जो लोग निडर होंगे हम उसके साथ खड़े होंगे, डरपोक के साथ हम खड़े नहीं होंगे। इसलिए दिल्ली के मुसलमानों से कहना, आने वाले चुनाव से पहले पहले केजरीवाल का साथ जरूर छोड़िए और निडर लीडर को ढूंढिए, निडर लीडर को, क्योंकि जो हमको ना बचा सका, सच पर झूठ पर नहीं, सच पर एक बयान दे देता कि भाई ताहिर हुसैन के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसका पार्टी जांच करेगी,
पार्टी भी जांच नहीं करेगी, वो आपने निकाल के बाहर कर दिया। अब आप अमानतुल्लाह को भी बाहर कर देंगे, आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी बाहर कर देंगे। यानी हम कम्युनिटी की बात ना करें, घर की बात ना करें, अपने मजहब की बात ना करें, अपने मस्जिद की बात ना करें, मेरे बच्चे को तुम पीट दो, हम उसकी बात ना करें, हम न्याय ना मांगे। देखिए अमानतुल्लाह खान का आपने जिक्र किया, मेरा सवाल उसी पे था। जिस तरह इधर दंगे हुए पूर्वी दिल्ली में और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही ये आपके थे काउंसलर ताहिर हुसैन, इनको बाहर निकाल दिया गया। एनआरसी का सारा प्रोडक्ट शाहीन बाग में चला है, ओखला में, वहाँ अमानतुल्लाह है। कल को क्या उनको भी बाहर, उन पे भी गाज गिरेगी? क्योंकि एनआरसी तो सबसे बड़ा कनेक्शन जोड़ा गया। तलवार लटके हुए हैं और केजरीवाल ने हरी झंडी दे दी है। अच्छा, अब ये वीडियो मेरा अगर अमानतुल्लाह साहब के पास जाएगा, शायद उनको कुछ देर के लिए बुरी लगे, लेकिन नहीं लगेगी। उन्हें पता है उनके सर पर तलवार है, सरकार की पैनी नजर है अमानतुल्लाह खान पर, क्योंकि अमानतुल्लाह वो शेर है कि मुख्यमंत्री तो नहीं निकला, हालांकि वो निकलता तो खत्म हो जाता दंगा, लेकिन अमानतुल्लाह निकला, अमानतुल्लाह गया, पूरी रात जागा, एलजी के यहाँ धरना दिया। ये केजरीवाल देख रहे थे, केजरीवाल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं दंगा कराना चाहता हूं और मेरा विधायक दंगा रोकना चाहता। उसका नतीजा हुआ कि केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बन गए। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थी, फिर स्वास्थ्य मंत्री बन गए। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, तो फिर क्यों ना बने? हटा दिया गया। आपको पता है हटाया हुआ? वक्फ बोर्ड को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया केजरीवाल ने, लूट और खसोट का माहौल गर्म कर दिया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को काम करने नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वायदा किया था कि हम इसमें मदद करेंगे, दंगा पीड़ितों की, उनके पुनर्वास में मदद करेंगे। आज वो पैसे रोकवाए गए हैं सरकार की तरफ से। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने जब तबलीगी जमात में केजरीवाल जी का ध्यान आकर्षण किया कि आप गलत बयान दे रहे हैं, आप जो तबलीग का नाम अलग से मेंशन कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको भी किस मुकदमे में उलझाया गया वो आपको पता है। और उनका भी पद छीना जाना लगभग तय है। डॉक्टर जफर इस्लाम की आपने बात की जी, ठीक है। एक सवाल और आप रही जमात से रिलेटेड, ये देश भर में जमातियों को इस तरह से निकाला गया, बहुत सारे लोगों का आरोप है जगह जगह के एक्टिविस्ट का कि मॉनिटरिंग जो है वो दिल्ली से बैठ के की जा रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई? आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देखिए बिल्कुल मॉनिटरिंग की जा रही थी। और आखिरी शब्द मैं बोल दूं कि आप भावनाओं से ग्रसित हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर के सब संतान हैं, उसकी नज़र में सब बराबर है। वो न्याय करेगा, न्याय कर रहा है। जिन लोगों ने भी कोरोना महामारी में धर्म जात की राजनीति की है वो ईश्वर की पकड़ से बच नहीं सकता। और इसका उदाहरण शुरू हो चुका है। जी न्यूज़ ने ड्रामा किया, 66 पॉजिटिव। आर भारत ने ड्रामा किया, एक उसका गायब चल रहा है आजकल, वो खबर आ जाएगी। एक एंकर आजकल गायब चल रहा है। आज तक वाले का भी एक एंकर भागा हुआ है और 2-3 और एंकर हैं जो दिख नहीं रहे, मार्केट से आउट हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो चुके, 5 ही घंटे में इनका रिपोर्ट आ गया निगेटिव का। मैंने कहा यह आदमी तो पहले से निगेटिव था भाई, इसने तो पॉजिटिव कभी सोचा ही नहीं है, तो इसका निगेटिव का रिपोर्ट देने की क्या जरूरत थी? तो मैं कह रहा हूं जिस तरह से मौलाना साद साहब के नाम का इस्तेमाल करके इन लोगों ने राजनीति की, पूरे देश का वातावरण बिगाड़ा। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, तमाम माइनॉरिटी के लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसका मजा ऊपर वाला जरूर चखाएगा। जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं जमात वालों पर, ये कोई मामूली बात नहीं है। आह लगती है। मजदूरों के साथ जो किया आपने, तबलीगियों के साथ जो किया आपने, ये आप हल्के में नहीं लीजिए। ईश्वर को अगर मानते हैं, धार्मिक हैं आप, खुदा अल्लाह ईश्वर सब एक, सबका मालिक है वो एक, वो इंसाफ करेगा। तुम नहीं इंसाफ करोगे तो वो इंसाफ करेगा। एक छोटा सा आखिरी सवाल, अभी एनआरसी सीए को लेकर क्या दिल्ली में माहौल बन रहा है? देखिए तमाम जो लोगों से, बुद्धिजीवियों से मेरी बात हो रही है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की गलत पॉलिसियों की का विरोध करेंगे, वो मरते दम तक करेंगे। आप कितने भी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, चूंकि ये जो सीए एनआरसी का मामला है ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको आप चुनाव में भुना लीजिए। आपके लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है,
हमारे लिए संवैधानिक मामला है, देश के लिए संवैधानिक मामला। तो अखिल गगोई को कब तक आप बंद रखेंगे, खालिद सैफी को कब तक बंद रखेंगे, उमर खालिद को कब तक बंद रखेंगे, और सफुरा को, मीनान हैदर को कब तक बंद रखेंगे? तो बंद रखने से मसले का हल नहीं होगा। सरकार को वार्ता का रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप वार्ता कीजिए, आप संतुष्ट कर दीजिए बैठक में। तो ये थे हाफिज गुलाम सरवर, आपकी क्या राय नीचे कमेंट कीजिए। और पूरा निचोड़ निकाला 2 महीने में लॉकडाउन का, जमात, दिल्ली दंगा, सारा कनेक्शन जितना भी था उस पर पूरी राय रखी है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।